हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम 25 दिसंबर 2025 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम यूपीएससी, पीसीएस, इसके अलावा और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनसे हम जितने भी उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं उनके टॉपिक को हम अच्छे से कवर करते हैं। ये हमारे मेजर सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें हमारे 5, जिसमें पॉलिटी आई है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट। इसके साथ ही जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है, जिनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हर बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले कल हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। कल क्वेश्चन क्या था? The Rural Employment Guarantee Scheme, a flagship welfare program started by the UPA government in which year? किस मतलब कौन से साल शुरू किया गया था? ये जो गारंटी स्कीम थी ये थी 2005, यानी कि ए ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं आज की हमारी पहली न्यूज। तो न्यूज क्या आ रही है? ढाका ब्रेसेस फॉर रिटर्न ऑफ बीएनपीज लीडर अहेड ऑफ जनरल इलेक्शंस, यानी कि बीएनपी के जो एक्टिंग चेयरमैन एंड जो फॉर्मर वहां पर पीएम रह चुकी हैं खालिदा जिया, उनके जो बड़े बेटे हैं तारिक रहमान, वो जो है बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं। करीब 18 साल के बाद वो फिर से राजनीति में कदम रखने वाले हैं। इसके साथ ही बीएनपी जो है वहां पर, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसकी फुल फॉर्म जो है बीएनपी की। जैसे कि पता है बांग्लादेश में क्या इलेक्शन होने वाले हैं, तो अब जो है यानी कि वहां पर अलग अलग जो पार्टीज होंगी वहां पर अपनी रैलियां निकालेंगी, अपने जो प्रदर्शन वगैरह करेंगी, अपने जो प्रचार करेंगी। तो इसी तरह जो तारिक रहमान है वो भी अब फिर से अपनी राजनीति में वापस लौट रहे हैं। अब उनके थोड़ा राजनीति के अगर इतिहास को अगर हम देखें तो क्या है उनका इतिहास राजनीति में, तो तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश की प्रमुख राजनीति पार्टी जो बीएनपी है उसके नेता रह चुके हैं। वर्तमान अभी जो है चेयरमैन है इसके अलावा बांग्लादेश की जो पहली राष्ट्रपति हैं जियाउर रहमान, और 3 बार जो प्रधानमंत्री रही हैं खालिदा जिया, उनके बड़े बेटे, यानी कि इनकी जैसे पेरेंट्स की बात करें, इनकी फैमिली की बात करें तो वो भी पूरी तरह से पॉलिटिकल मतलब उनका करियर ही था। इसके अलावा पार्टी में 2000 के दशक में ये पार्टी में शामिल होते हैं। 2002 में बीएनपी की जो स्थायी समिति थी उन्होंने संयुक्त महासचिव इनको नियुक्त किया था और तारिक रहमान को। 2009 में पार्टी की जो परिषद थी उन्होंने इसको उपाध्यक्ष चुना। हालांकि हमारे काम की ये सब चीजें नहीं है कब क्या चुना, अब हम थोड़ा इसको ये देखते हैं कि इससे क्या प्रभाव क्या रहेगा अगर ये वापस आते हैं बांग्लादेश में। तो बीएनपी का पर जो है यानी कि उनको एक नए लीडर मिल सकते हैं, नए नेता मिल जाएंगे उसकी पार्टी को। इसके अलावा चुनाव में क्या होगा कि जो अभी ये दिख रहा है कि जो बीएनपी की जो पार्टी है इसके जीतने के, या फिर अगर हम कहें तो इसके चांसेस ज्यादा हैं गवर्नमेंट बनाने के। तो इसी तरह ये जो आप देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस, इनके साथ यानी कि जो इनकी मीटिंग हो रही है, तो इट मीन्स कि ये जो है आपस में एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो मतलब कि बहुत एक तरह से ऐसा कहा जाए तो अब जो मोहम्मद यूनुस है वो भी यही चाहते हैं कि इनकी जो है गवर्नमेंट लाई जाए। तो इसी तरह जब से वहां पर हसीना की जो सरकार गिरी है, मतलब सरकार गिरने के बाद उसके बाद अब ये जो है काफी मोहम्मद यूनुस एक्टिव दिखते हैं, इनकी पार्टी भी काफी एक्टिव दिखती है। अगर हम राजनीति की बात करें तो बांग्लादेश में जो राजनीति चल रही है, वहां पर जो पॉलिटी चल रही है, पॉलिटिकल पूरा करियर है, उसमें इन फैमिली यानी कि जिया फैमिली जो है इनका प्रभाव ज्यादा देखा जाएगा। फिर से लोकतंत्र की बहाली के लिए सकारात्मक है, लेकिन हिंसा और ध्रुवीकरण का भी खतरा, यानी कि हिंसात्मक घटनाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि आवामी लीग के द्वारा भी हो सकता है कुछ ऐसी मतलब कि ऐसी प्रतिक्रियाएं की जाएं जिससे क्या वहां पर जो है वायलेशन हो सकती है। इसी के अलावा यहाँ पर इनके लौटने पर जो है बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट किए जा रहे हैं, यानी कि आयोजित किए गए हैं, हालांकि उसमें भी थोड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब अगर हम देखें हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? इसरोज LVM-3 रॉकेट लॉन्चेस लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि जो इसरो है उसका जो LVM-3 रॉकेट है उसने सबसे बड़े जो कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 3, ये जो यानी कि पूरा सैटेलाइट का नाम रखा गया है। तो ये अभी हाल ही में हुआ है, 24 दिसंबर को लॉन्च किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
और ये जो पूरा सैटेलाइट है ये 6100 यानी कि 6100 kg का है ये पूरा सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ है, और भारतीय धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी, यानी कि इतिहास से लेकर अब तक का सबसे भारी यही है, यानी कि सबसे भारी ये लॉन्च किया गया है सैटेलाइट, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 223 वर्ग मीटर का एक फेज्ड एरे एंटीना लगाया गया जिसको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, और लो अर्थ ऑर्बिट में ये तैनात होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सेंटर है, यानी कि सबसे बड़ा दुनिया का ये कमर्शियल कम्युनिकेशन सेंटर जो भी सैटेलाइट रहेगा संचार उपग्रह बन चुका है। तो इसी तरह हालांकि ये भारत की धरती से लॉन्च किया तो ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत के लिए हो जाता है। इसके अलावा ये उपग्रह सामान्य जो स्मार्टफोन है उसको बिना किसी उपकरण के सीधे डायरेक्ट जो है अंतरिक्ष से जोड़ेगा, जैसे कि 4G 5G कनेक्टिविटी के लिए, और दूर दराज के जो क्षेत्र है उसमें जो मोबाइल नेटवर्क है उसको भी और ज्यादा मजबूत करेगा, यानी कि ये संचार जो है कम्युनिकेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब अगर हम देखें LVM-3 जिस यानी कि लॉन्च व्हीकल से LVM-3 लॉन्च व्हीकल से किया गया, इसकी कुछ विशेषताएं क्या है, तो इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। LVM-3 भारत का सबसे शक्तिशाली ये ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। ये 3 चरण वाला हैवी लिफ्ट रॉकेट है, यानी कि 3 फेज में जो है इसको लॉन्च किया जाता है इससे, जो मुख्य रूप से जो भूस्थिर कक्षा है यानी कि GTO, ठीक है, भूस्थिर कक्षा, उसमें भारी उपग्रहों को संचार उपग्रह को भेजने के लिए डिजाइन किया गया इसको, और गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो गगनयान मिशन रहेगा भारत का उसके लिए भी इसी का ही यूज होगा। इसके अलावा अगर हम इसकी जो ऊंचाई वगैरह ये सब जो है बेसिकली जो यानी कि हमें इतना ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी हम पेलोड क्षमता को देख लेते हैं। पेलोड क्षमता यानी कितना ये वेट लेकर जा सकता है, तो ये 4000 से लेकर 4200 किलोग्राम तक का इसकी पेलोड की क्षमता है। लो अर्थ ऑर्बिट में ये 8000 से 10000 किलोग्राम तक के जो सैटेलाइट लेकर जा सकता है। इसमें जो LVM-3 है उसमें 3 चरण होते हैं, रॉकेट के स्टेजेस जो अलग अलग। पहले में क्या होता है, 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं, यानी कि S200 जो है इसमें यानी कि ये दुनिया के सबसे बड़े सॉलिड बूस्टरों में से एक है। इसका पहला चरण। दूसरा फेज क्या है, लिक्विड कोर स्टोरेज यानी कि L110। तो 2 इंजन यानी कि 2 विकास इंजन है इसमें। इसके अलावा इसका जो थ्रस्ट है वो 1600 किलो न्यूटन है, हालांकि इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तीसरा चरण आता है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। अब देखिए अगर हम देखें तो इसका मतलब महत्व या फिर अगर हम उद्देश्य की बात करें, ये अभी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो लॉन्च किया गया है सैटेलाइट, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, तो इस सैटेलाइट का जो है उद्देश्य क्या है, तो इसको लॉन्च करना। सबसे पहली बात तो यह कि दुनिया का पहला स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, जो कि स्मार्टफोन के बिना किसी और हार्डवेयर या फिर संशोधन के सीधा डायरेक्ट या अंतरिक्ष से जो हाई स्पीड इंटरनेट है उसको इंटरनेट प्रदान करे, यानी कि हाई स्पीड जो इंटरनेट है उसको करने के लिए, यानी कि कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, मतलब कि सीधा ही अंतरिक्ष से कनेक्ट हुआ जा सकता है। तो इसीलिए ये लॉन्च किया गया डायरेक्ट टू सेल कनेक्टिविटी। उपग्रह जो यानी कि सैटेलाइट सामान्य मोबाइल फोन को 4G 5G ब्रॉडबैंड देगा, यानी कि 4G और 5G रहेगा, जिसमें जो है वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, इसके साथ डेटा स्ट्रीमिंग, हाई स्पीड इंटरनेट, ये सब कुछ शामिल है। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी का गैप है उसको खत्म करने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। दुनिया के 5 अरब मोबाइल यूजर्स जो है उन तक पहुंचना जो अभी अनकनेक्टेड है, यानी कि जो अभी तक अनकनेक्टेड है, तो इसी तरह अब सभी को कनेक्ट करने के लिए सभी मोबाइल्स को, खास करके जो दूर दराज के क्षेत्र आते हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र आता है, इसके अलावा समुद्री आपदा प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वहां पर जहां पर मोबाइल टावर नहीं लगाए जा सकते वहीं पर जो है इस 4G 5G इंटरनेट को पहुंचाना। इसके अलावा ग्लोबल कवरेज में लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट कंसल्टेशन बनाकर हर जगह हर समय कनेक्टिविटी को प्रदान करना।
ये स्टारलिंक जैसी जितनी भी सर्विसेज है, यानी कि जो एलन मस्क का जो स्टारलिंक है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल सैटेलाइट फोन या फिर किसी भी डिश की जरूरत नहीं है। ये बिना ही मतलब बिना ही किसी और किसी थर्ड मतलब कि अगर हम बात करें थर्ड ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसके अलावा मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप जो 50 प्लस ग्लोबल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स है, जिसमें AT&T, वेरिजोन, वोडाफोन, इन सभी के साथ मिलकर जो अभी जो मौजूद है नेटवर्क, उसमें क्या करना, सप्लीमेंट करना। तो इसी तरह ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ब्लू बर्ड जो ब्लॉक 2 है, इसकी खासियत यानी कि इसको कैसे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार से बना हुआ है। सबसे पहले तो इसका बहुत बड़ा एक एंटीना है, विशाल एंटीना, तो उससे जो है कनेक्टिविटी हर जगह प्रदान की जाएगी। 223 वर्ग मीटर तक की जो फेस्ड एरे एंटीना है, लो अर्थ ऑर्बिट में अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन एरे है। इसके अलावा इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो ब्लू बर्ड से 10 गुना ज्यादा बैंडविड्थ है, और ये पीक स्पीड इसकी अगर हम बात करें तो 120 Mbps तक जो स्पीड है, और हजारों सेल्स एक साथ ये कवर कर सकता है। इसके अलावा कंसल्टेशन का हिस्सा है, ये पहला नेक्सेट जेन ब्लॉक 2 सैटेलाइट है। कंपनी 40-50 ऐसे सैटेलाइट जो है 2025-26 में लॉन्च करने का सोच रही है, और पहले 5 छोटे ब्लू बर्ड जो हैं वो पहले से कवरेज दे रहे हैं। इसी तरह अलग अलग जो सैटेलाइट है अब अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, ताकि बिना किसी थर्ड डिवाइस के सभी जो नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क है, उनको कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। तो ये जो तकनीक है मोबाइल कनेक्टिविटी को एक क्रांतिकारी बना सकती, खास करके जो विकासशील देश है और जो रिमोट एरियाज है जहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसे क्षेत्र में ये ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। इसी तरह ब्लू बर्ड जो ब्लॉक 2 की तकनीकी विशेषताएं क्या है, ये हमने अभी देखा। इसका जो मास लगभग है वो 100 kg तक है। इसके अलावा फेस्ड एरे एंटीना इसमें लगे हुए अलग अलग फेसेस में। डेटा स्पीड इसकी जो हमने अभी देखी 120 Mbps तक इसकी स्पीड रहेगी। कनेक्टिविटी क्या रहेगी, अनमॉडिफाइड जो स्मार्टफोन है उसको डायरेक्ट स्पेस बेस्ड सेलुलर जो है वो प्रदान कर दिया जाएगा। ऑर्बिट हमने देखा, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको अभी वहां पर जो है लॉन्च किया गया है। अनफोल्डिंग यानी कि ऑर्बिट में पहुंचने के बाद जो विशाल एरे है वो अपने आप ही अनफोल्ड हो जाता है, यानी कि ये इसकी कुछ खासियत विशेषताएं हैं। तो ये जो सैटेलाइट है AST स्पेस मोबाइल के कंसल्टेशन का हिस्सा है, और कंस्टेलेशन का हिस्सा है, जो कि 40-50 ऐसे और सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है। चाइना यूजिंग LAC डिसएंगेजमेंट टू रीसेट इंडिया टाइज कर्ब US अलाइनमेंट। यानी कि यहाँ पर बात कही गई है कि जो चाइना है वो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है भारत के साथ, जो उसकी बॉर्डर लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर सैनिकों की वापसी का इस्तेमाल कर रहा है भारत के साथ संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए। यानी कि जो सेना थी वहां पर अब उसको बिल्कुल वापस लेकर जाया जा रहा है सेना को, ताकि भारत के साथ जो संबंध है फिर से नए सिरे से परिभाषित यानी कि उनको डिफाइन किया जा सके, और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सीमित करना चाहता है। तो ये जो रिपोर्ट है अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन की रिपोर्ट है, जो हर साल की रिपोर्ट आती है, तो उसमें ये बताया गया कि चाइना की जो आर्मी है अब वो अपनी आर्मी को वापस बुला रहा है, यानी कि LAC से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, ताकि भारत के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें इसके और मतलब दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, तो चाइना की जो मीडिया है वो क्या चाहती है इस पर, हाँ, चाइना की जो मीडिया वो क्या कहती है, तो उन्होंने इस समझौते को एक तरह से पॉजिटिव बताया है कि ये जो समझौता किया जा रहा है ये पॉजिटिविटी को है, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध है उसको सीमित करने का अभी तक कोई भी उल्लेख नहीं है कि चाइना जो है अपने संबंध भारत के साथ अच्छे कर सके, और चाइना के संबंधों अमेरिका के संबंध US के जितने भी रिलेशन है भारत के साथ उनको सीमित किया जा सके। इसके अलावा भारतीय पक्ष से क्या रिपोर्ट कहती है कि भारत चीन के इरादों पर संदेह रखता है, और आपसी जो अविश्वास अभी तक बना हुआ है। भारत ने संबंधों को सामान्य रखने के लिए काफी कदम उठाए हैं, लेकिन रणनीतिक स्वायत्ता अभी भी बनी हुई है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर देखें भारत और चाइना की बात करें तो उनके जो एक तरह से संबंध कैसे हैं भारत और चाइना के,
तो हमें सब पता ही है कि भारत और चाइना जो है वो आपस में इतने पक्के मित्र नहीं है, क्योंकि जो चीन है अब वो क्या कर रहा है कि बांग्लादेश में हमने देखा, बांग्लादेश में अपना एक एयर बेस बना रहा है, मिलिट्री एयर बेस। तो वहां से क्या है, भारत का जब हम मैप देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं, ये देखिए, तो यहीं पर जो है यहाँ पर जो बांग्लादेश है उस पर अब चाइना का प्रभाव हमें लगातार नजर आ रहा है। तो इसी वजह से भारत और चीन जो है उनके थोड़े रिश्ते वो काफी खराब नजर आते हैं। तो इसी तरह मतलब कि जो अमेरिका की रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत और चाइना अपने रिश्ते बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हालांकि भारत के द्वारा इस चीज की कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन अब अगर हम देखें भारत और चीन का जो रक्षा गठजोड़ है, यानी कि रक्षा संबंध कैसे है, भारत और अमेरिका के पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, भारत और अमेरिका के बीच अभी कोई भी डायरेक्ट जो सैन्य गठबंधन नहीं किया गया है कोई भी सेना को लेकर, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी जो कि इंडो पैसिफिक में खुली अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए चीन की जो लगातार आक्रामकता बढ़ती उसको कम करने के लिए, यानी कि क्वाड नाम का जो संगठन बनाया गया। तो इसमें जो है यूएस, इंडिया, इसमें सभी आते हैं, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इसी तरह इसको क्यों बनाया गया है, ताकि चीन का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। तो इसी तरह अब चीन लगातार हमारे चीन के साथ अगर हम तनाव की बात करें तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तो एलएसी पर तो हमारा तनाव लगातार बरकरार ही था, लेकिन इसके अलावा जो बांग्लादेश है उसमें भी अलग अलग तरह से जो है चीन अपनी प्रभाव बढ़ा रहा है। हालांकि पाकिस्तान को तो वो डायरेक्टली सपोर्ट करता ही है। इसी तरह भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ वाले एरिया की अगर हम बात करें इसमें, तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा ये वाला, तो यहाँ पर क्या है चीन का प्रभाव लगातार नजर आ रहा है। और इससे क्या होगा कि भारत को डर है कि कहीं चिकन नेक के पास जो चीन है अपने प्रभाव को लगातार बनाकर रखेगा, जिसके कारण क्या होगा कि मतलब नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है वो भारत से अलग हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं होगा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। तो इसी तरह जो मतलब अलग अलग जो संगठन है उसके जरिए जो चीन और भारत जो है वो अपने संबंधों को न्यूट्रल यानी कि स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए चलते हम अपनी नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है उसकी तरफ। हमारा एडिटोरियल क्या कहता है, इसमें क्या बात कही गई है एडिटोरियल में, द डेलिब्रेट अनमेकिंग ऑफ इंडियाज राइट टू वर्क, यानी कि इंडिया का जो राइट टू वर्क है उसको जानबूझकर, यानी कि डेलिब्रेटली मीन्स कि जानबूझकर उसको क्या है खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जोया हसन जो प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो उनके द्वारा ये एडिटोरियल जो है ये लिखा गया है। तो वो क्या कहती हैं, सबसे पहले वो बात करती हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइट बेस्ड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हैज बीन डिसमेंटल्ड एंड सुपरसीडेड बाय द सुपरसीडेड बाय द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी एक्ट 2025 enacted in 2005 as the National Rural Employment Guarantee Act NREGA and renamed in October 2009 as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MG NREGA. The law established a legally enforceable demand-driven right to employment for rural citizens across the country. The 2025 law inverts this core principle, replacing it with a supply-driven framework that gives the center for the sweeping authority to determine allocations to state and decide where and what to extend the program will operate. अब इसको हिंदी में समझ लेते क्या कहते हैं ये कहते हैं कि विश्व के सबसे बड़े अधिकार आधारित जो रोजगार कार्यक्रम उसमें से एक जो था MG नरेगा उसको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर भारत में जो है
नरेगा की बात की जा रही है और उसके स्थान पर ये जो नया जो लागू किया गया है अधिनियम 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा को अधिनियमित करके और 2009 में इसका नाम बदलकर रखा गया था महात्मा गांधी जो मतलब कि रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसी तरह नागरिकों के लिए रोजगार को ये कानूनी रूप से लागू किया गया था। उस समय पर अधिकार देता था, काम करने का अधिकार मिलता था, लोगों को रोजगार लेने का या फिर रोजगार देने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा 2025 का जो कानून है इसको उल्ट करता है सिद्धांत जो है, अब इसे एक आपूर्ति संचालित ढांचे से रिप्लेस कर रहा है जो कि केंद्र और राज्य को आवंटन पर निर्धारित है। यानी कि अब जो केंद्र है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अब इसमें फंडिंग करनी होगी। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको नहीं भी फंडिंग दे सकती। हालांकि स्टेट्स हमारी जो है इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो खुद से कोई भी ऐसी पॉलिसी या फिर कोई भी ऐसी बहुत बड़े लेवल पर ऐसा कोई भी रोजगार का प्रोजेक्ट शुरू कर सके। तो इसी तरह ये जो है राज्यों को आवंटन करने मतलब निर्धारित किया गया इस अधिनियम में और तय करने का ये अधिकार देता है कि कार्यक्रम कहाँ और किस हद तक चलाना है। यानी कि अब राज्यों को एक तरह से आजादी मिल चुकी है, स्वतंत्रता मिल चुकी है कि उन्होंने ये जो नरेगा का कार्यक्रम था इसको कब तक, कैसे और कहाँ तक चलाना है। तो इसी तरह ये लोगों के काम करने के अधिकार को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा राजनीतिक और वैचारिक मोड़ है ये पूरी तरह से यहाँ पर बताया जाए, टर्न दैट इज पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल। ये जो बदलाव है सिर्फ तकनीकी समायोजन नहीं है बल्कि जानबूझकर किया गया है, इनका ये कहना है। महात्मा गांधी का नाम हटाना, योजना का नाम बदलकर ये जो रामजी रखना और इस स्पष्ट राजनीतिक और वैचारिक मोड़ को दर्शाता है। इसके अलावा गांधी जी का नाम न्याय के नैतिक दृष्टिकोण का आधार था, इनके द्वारा जो गांधी जी का नाम था, और अब उनका नाम हटा दिया गया है जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के लिए था और कानून नैतिक और ऐतिहासिक दोनों ही वैधता प्रदान करता है। इसके अलावा वर्तमान कानून जो है इन संबंधों को तोड़ देता है। यानी कि अभी जो कानून जो है वी रामजी जो ये अभी नरेगा का नाम बदल कर रखा गया 2025 में ये कानून लाया गया, तो ये ऐसी स्वतंत्रता को खत्म करता है। नए कानून के तहत राज्यों पर वित्तीय बोझ काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि जो फंडिंग है वो स्टेट पर ज्यादा प्रेशर है फंडिंग का। पहले राज्य सरकारों को जो भी यानी कि एमजी नरेगा जो लागू करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन मिलता था, उन्हें काफी ज्यादा एक तरह से स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। इस अधिनियम के तहत इन सभी चीजों को डिमोलिश कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कानूनों में से एक था एमजी नरेगा, और इस परिवर्तन के महत्व को समझने के लिए ये कहते हैं कि इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है जिसमें ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये उदारीकरण के बाद, यानी कि जब भारत में हम देखते हैं लिबरलाइजेशन इंडिया था, उस समय के बाद ये उस समय पर शुरू हुआ था जब यहाँ भारत जो है बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। यानी कि भारत में काफी ज्यादा इकोनॉमिकली रूप से अगर हम देखें तो भारत जो इंडिया था वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि डाउन था, काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आए, लेकिन उस समय पर ज्यादा था। यहाँ पर लोगों को रोजगार देना उस समय जरूरी था। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, आजीविका का साधन नहीं था लोगों के पास, तो उस समय पर इस चीज को लागू किया गया था। इसके अलावा इन परिस्थितियों ने वहां पर जो उस समय पर पोस्ट लिबराइजेशन के बाद जो परिस्थितियां बनी, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में जो सीमाएं थी, यानी कि जो एक तरह से जो चीजों की जरूरत थी उन सभी को काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया, उजागर किया। इसके अलावा जब तक जो यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था, उन्होंने 2004 में सत्ता संभाली। यहाँ पर 2004 में वो सत्ता संभालती यूपीए गवर्नमेंट जो है, और इसके अलावा जो ग्रामीण संकट था वो और ज्यादा बढ़ता नजर आ गया था। रोजगार को सृजने के पीछे, यानी कि रोजगार बढ़ाने के पीछे रह गया था। असमानताएं लगातार बढ़ रही थी, इनइक्वालिटीज। इसके अलावा और जिससे क्या हुआ, समावेशी जो सामाजिक सुरक्षा उपाय थे उसमें विकास करना जो था वो काफी अपर्याप्त रह रहा था। इसके अलावा नरेगा जो है सूचना का अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम के साथ मिलकर, यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन,
इनके साथ मिलकर संरचनात्मक जो विफलताएं हैं उनको सामाजिक आधारित समाधान देता था। इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण को अस्वीकार करने की बजाय इन कानूनों को एक समावेशी ढांचे से लागू करने का एक इनको रास्ता दिखाता था। और इस बात पर ध्यान दिया गया था कि राजनीतिक समानता के लिए कोई भी भौतिक सुरक्षा या फिर संस्थागत गारंटी दोनों की जरूरत है। राज्य को बुनियादी आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और ये केवल आर्थिक तरीके से ही यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ आर्थिक तरीके से ही कम होती जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा धीरे धीरे पीछे हटना, अब ग्रेजुअल रिट्रीट होती गई, यानी कि धीरे धीरे जो है मनरेगा से विशिष्ट अभावों के कारण जो कल्याणकारी योजना थी, यानी कि जिसमें एमजी नरेगा भी शामिल था कल्याणकारी योजनाओं में, तो इसमें जो आजीविका के मुद्दे थे उनको यहाँ पर संबोधित किया गया। इसके अलावा रोजगार को सामाजिक सुरक्षा से सबसे प्रभावी सम्मानजनक रूप से मान्यता दी गई थी, रोजगार देना। तो इसी तरह धीरे धीरे क्या होता गया, स्टार्टिंग में जो था एमजी नरेगा इतने आसानी से नहीं आया था, इसके लिए काफी ज्यादा मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट भी हुआ था उस समय पर, और उसके बाद एमजी नरेगा को भारत में लाया गया, इसको लागू किया। फिर 2009 में इसका नाम बदलकर, पहले नरेगा था ओनली, और इसके बाद नाम बदलकर एमजी नरेगा महात्मा गांधी जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी ये नाम कर दिया गया था। इसी तरह धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इसके जो कार्यान्वयन को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं उत्पन्न होती गई। अब जो अगर हम देखें डाइवर्जेंस इन लेजिस्लेटिव ट्रेजेक्टरीज, यानी कि विधायी प्रक्रिया में अलग अलग हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए व्हेन एनेक्टेड, एमजी नरेगा जब एनेक्टेड हुआ था तो उस समय संसद का सर्वसम्मति से समर्थन मिला हुआ था, जो कि अलग अलग दलों के बीच एक मत का प्रतीक था कि सभी इसको सपोर्ट करते थे, सभी राजनीतिक दल। तो इसी तरह उस समय कहा जा रहा था काफी ज्यादा यानी कि यूनिटी थी दलों में भी इस अधिनियम को लाने के लिए। इसके अलावा जो अभी वीबीजी रामजी बिल है, इस विधेयक को विपक्ष के वॉकआउट के बीच जल्दबाजी में ही पारित कर दिया गया, यानी कि ऑपोजिशन जो था उसने वॉकआउट कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद ये जो है इसको यानी कि संसदीय जो समिति मतलब जो भी वहां पर सदन में जितने भी सत्ताधारी दल के जितने भी नेता थे उनके द्वारा इसमें साइन कर दिए गए सांसदों के द्वारा, और उन्होंने फिर इसको पारित कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय और आज के समय पर कितना ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि उस समय पर अगर कोई नहीं भी लाना चाहता था इस नरेगा को, या फिर अगर लाना भी चाहता था, अगर उन दोनों में अगर मतभेद भी थे, फिर भी उन्होंने क्या किया कि फिर भी आपसी सहमति उनकी बनी किसी एक फैसले पर कि एमजी नरेगा को लेकर आना है। तो इसी तरह ही अगर आज के समय पर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा विधेयक को इतनी जल्दबाजी में पारित किया कि जिन लोगों के जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है ना तो उन्हें बताया गया, ना ही उनसे परामर्श किया गया, यानी कि कोई बातचीत नहीं की गई, ना ही उनको एक तरह से कोई भी उनको इसके बारे में सूचना दी गई कि ऐसा कोई कानून बनेगा। ये अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा डिकेड से ये जो चल रहा था, दशकों से चल रहा है, इस कानून को 2 दिनों में ही पलट दिया गया था, जबकि नागरिकों को इसका विरोध करने के लिए 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ वर्षों में, यानी कि अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो उसमें ऐतिहासिक कार्यक्रम जो था उसने अपना बड़ा व्यापक स्वरूप दिखाया। नवीन अधिकार आधारित जो स्वरूप है उसके कारण पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। अभी जो इसका निरसन और जिसने स्पष्ट रूप से ग्रामीण आजीविका को मजबूत किया था, यानी कि कोविड-19 महामारी की अगर हम बात करें तो उसके दौरान बहुत बड़े लेवल पर जो सामाजिक आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाया था एमजी नरेगा ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था इसके जरिए। क्योंकि हम देखते कोविड के समय पर आते आते कोविड-19 के समय पर बहुत सारे लोग जो थे बेरोजगार हो चुके थे, यानी कि भारत एक तरह से खत्म होने की कगार पर आ चुका था, लेकिन इसने फिर भी मतलब कि भारत को एक तरह से आर्थिक मजबूती प्रदान की। इसके अलावा किसी एक रोजगार कार्यक्रम से के भविष्य से कहीं अधिक दांव पर भारत के जो लोकतंत्र का सिद्धांत है वो लगा हुआ, यानी कि जो अभी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं लोकतंत्र, तो उसमें जो है भारत में अगर हम देखें ना ओवरऑल डेमोक्रेसी थोड़ी लगभग खत्म ही होती जा रही। यहाँ पर ना तो किसी के पास कुछ बोलने का अधिकार, ना ही किसी के पास कोई विरोध करने का। हालांकि अगर विपक्ष के द्वारा किसी चीज का विरोध किया भी जाता है तो अब उसको क्या है देशद्रोही या ऐसे इल्जाम लगा दिए जाते हैं लोगों पर कि लोग क्या फिर चुप रहना इससे अच्छा समझते हैं। तो इसी तरह
ये जो पूरे हम बात कर रहे हैं इसमें मतलब काम करने के अधिकार की, तो लोगों का जो काम करने का अधिकार है उसको लगातार ही छीना जा रहा है। तो यही इस एडिटोरियल में बात की गई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट और आज की जो हमारी लास्ट न्यूज आ रही है। हालांकि ये न्यूज आईआर से रिलेटेड है, इसमें भारत का इतना ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, हालांकि सिर्फ इसको थोड़ी हेडलाइन को ही समझ लेते हैं। इजरायली ऑपोजिशन लॉ मेकर्स प्रोटेस्ट पार्लियामेंट वोट ऑन अक्टूबर 7 प्रोब, यानी कि इजराइल के जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने 7 अक्टूबर की जांच पर जो संसद में हुए मतदान है उसका विरोध किया। यानी कि एक तरह से वहां पर अब मतदान हुआ है 7 अक्टूबर को, जब इजराइल और हमास का जो युद्ध शुरू हुआ था कि उसकी पूरी जांच की जाएगी। उसकी जो मतदान किया गया था उस पर जो विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने इस चीज का विरोध किया है। अब हमें पता ही है कि जो इजराइल और गाजा का लगभग युद्ध जो है 2023 से लेकर करीब 2 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, ये जो युद्ध लगातार चला आ रहा है। तो इसी तरह ये एक तरह से पूरा एक समिति बनाई गई थी, उस पर वोटिंग वगैरह की गई, इसकी पूरी जांच की जाएगी किसका ज्यादा नुकसान हुआ किसका नहीं। तो उस पर जो विपक्ष है उन्होंने इसके लेकर प्रोटेस्ट कर दिया। हमने कि अगर हम शुरुआत की बात करें तो हमास के जो करीब 2 से 3 हजार जो लगभग गाजा इजराइल सीमा के जो मतलब सेना थी उस समय पर बॉर्डर के पार घुस चुकी थी। इसके अलावा जमीन से काफी ज्यादा अटैक किए गए, हवा से, समुद्र से, ड्रोन से इजरायली जो निगरानी टावर हथियार उनको निशाना बनाया गया था हमास के द्वारा। और हमला दक्षिण इजराइल के गाजा एनवेलप पर क्षेत्र पर केंद्रित था। अब जैसे इसके अलावा मुख्य हमले के स्थान कौन कौन से थे, इसमें नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था जब अटैक किया गया, किबुत्ज जो सामुदायिक गांव था उस पर। इसके अलावा बहुत सारे अगर हम देखें हमास के द्वारा ये शुरू किया गया, लेकिन इजराइल के द्वारा इसका मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। आपने सुना ही होगा, करीब रिपोर्ट जो हमें बताती है करीब 70,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो मर चुके हैं। यानी कि वहां पर लोगों की एक तरह से पूरी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहां पर लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है, वहां पर खाने की इतनी कमी की इतनी ज्यादा वहां पर मॉल न्यूट्रिशन यानी कि जो भूखमरी है, भूखमरी इतनी ज्यादा फैल चुकी है। अब मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब हर चीज जो हम यूएन की रिपोर्ट भी अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ गलत किया जा रहा है गाजा में इजराइल के द्वारा। तो इसी चीज को लेकर जो ट्रंप के द्वारा भी सीज फायर करवाई गई थी, उसके बाद कुछ ऐसे मतलब पॉइंट्स रखे गए थे जिसमें ये कहा गया था कि जो इजराइल है वो अपनी सेना को वापस बुला लेगा गाजा पट्टी से। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा, वहां पर अभी भी सेना तैनात है, वहां पर अभी भी लोगों को खाने के लिए जो पर्याप्त राशन या फिर भोजन है वह नहीं मिल पा रहा। तो इसी तरह वहां पर इजराइल में अभी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। इससे पूरे विश्व पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर ये हम आज के सेशन की बात करें तो हमारी जो न्यूज है वो हमने कवर कर ली। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, बिटवीन विच 2 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम इज एन एस्ट्रॉयड बेल्ट लोकेटेड, यानी कि एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है वो कौन से 2 सोलर सिस्टम के प्लैनेट है उनके बीच क्षुद्र ग्रहों की जो बेल्ट है वो कहां पर पाई जाती है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, मार्स एंड जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून, मरकरी एंड वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। तो सही ऑप्शन जो इसका सही आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना होगा। दोस्तों आज का हमारा सेशन इतना ही था, मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।